Welcome to this class of Calculus for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट्स। ये लेक्चर इस टॉपिक पे डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में फर्दर क्वेश्चंस के साथ प्रोसीड करेंगे। अब आप प्रॉब्लम देखिए, यहाँ अपने को कर्व का इक्वेशन इस तरह से दे रखा है। हमें प्रूव करना है कि इस कर्व की जो 4 एसिम्प्टोट्स हैं वो वापस कर्व को 8 पॉइंट्स पे कट करती हैं, और ये जो 8 पॉइंट्स हैं वो सिचुएटेड हैं ऑन एन इलिप्स ऑफ एक्सेंट्रिसिटी 4/5। वो सिचुएटेड है दीर्घवृत्त पे जिसकी उत्केंद्रता 4/5 के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है। तो ये जो गिवन कर्व है इसके इक्वेशन को हम डिनोट करेंगे s इज इक्वल टू 0 से। अब आप देख सकते हैं कि कर्व की इक्वेशन जो दे रखी है, ये वाली जो टर्म है 4th डिग्री की टर्म है, ये x इंटू वाई, इसकी डिग्री 2, और अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें से हर एक टर्म की डिग्री 2 है, तो टोटल डिग्री 4 हो जाएगी। और 4th डिग्री टर्म्स के बाद सीधे आपको 2nd डिग्री की टर्म्स मिल रही हैं। तो इक्वेशन आपकी fn प्लस fn माइनस 2 टाइप की है, जहाँ इन दोनों में डिग्री का अंतर 2 या 2 से अधिक हो। एक्चुअली ये फॉर्म f4 प्लस f2 है, क्योंकि 4th डिग्री टर्म्स के बाद सीधे 2nd डिग्री टर्म्स हमें मिली हैं। तो इस फॉर्म में अगर इक्वेशन हो तो हम जानते हैं कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आपको मिलती हैं fn इज इक्वल टू 0 से। अब ये जो जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स है इसको हम डिनोट करेंगे s डैश इज इक्वल टू 0 से। तो fn इज इक्वल टू 0 के बराबर इक्वेट करने पे ये जो आपकी 4th डिग्री टर्म्स थी इनको हमने 0 के बराबर इक्वेट किया, तो ये आपकी fn इज इक्वल टू 0 से जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आ गया है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं s डैश इज इक्वल टू 0 से। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व s इज इक्वल टू 0 एंड इट्स एसिम्प्टोट्स s डैश इज इक्वल टू 0, ये निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n माइनस 2। 4th डिग्री कर्व है तो n इज इक्वल टू 4 है, तो ये हो गया 4 इंटू 2, टोटल 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेंगे। अब ये जो 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो सिचुएटेड होते हैं इस कर्व s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0 पे। इसमें आप लैम्डा इज इक्वल टू -1 ले लीजिए, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपकी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन है s डैश इज इक्वल टू 0। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन से जो कर्व रिप्रेजेंट होगा उस पे सारे 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सिचुएटेड होंगे। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम जानते हैं कि इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें हमने 144 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करके 144 से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है, जो कि हम देख सकते हैं कि इट इज़ एन इलिप्स। अब इसको आप इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन इससे आप कंपेयर कर लीजिए, तो a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 144/9 एंड b स्क्वायर की वैल्यू 144/25 आ जाएगी। अब ज्योमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है इलिप्स के लिए। यहाँ आप ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू 9/25 आ रही है। अब ये इक्वेशन ई में रह गई है, इसको सॉल्व करके आप ई की वैल्यू निकालेंगे, तो ई इज इक्वल टू 4/5 हमें मिल रहा है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक
which has the same asymptotes as the following curve and which touches the y-axis at the origin and passes through the point 3, 2. हमें ऐसे क्यूबिक कर्व का, क्यूबिक मतलब थर्ड डिग्री कर्व का इक्वेशन निकालना है जिसकी एसिम्प्टोट्स वही होनी चाहिए जो कि आपके इस गिवन कर्व की एसिम्प्टोट्स हैं। साथ में कंडीशन दे रखी है कि जो आप कर्व निकालें उसे टच करना चाहिए वाई एक्सिस को, मतलब वाई एक्सिस की स्पर्श रेखा होनी चाहिए और जो स्पर्श बिंदु है वो ओरिजिन या मूल बिंदु होना चाहिए। साथ में एक और कंडीशन है कि जो आप कर्व निकाल रहे हैं इट पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 2, तो बिंदु 3, 2 से गुजरना भी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो आपको गिवन इक्वेशन दे रखा है कर्व का, इसको हम डिनोट कर रहे हैं बाय द s इज इक्वल टू 0 सिंबल। अब ये जो इक्वेशन है कर्व की, इसको आप देखिए तो ये आपकी जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं ये थर्ड डिग्री की टर्म्स हैं और थर्ड डिग्री टर्म्स के बाद यहाँ से सीधे फर्स्ट डिग्री की टर्म्स शुरू हो गई हैं। तो इक्वेशन इज ऑफ द टाइप fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। f3 मतलब थर्ड डिग्री टर्म्स के बाद सीधे आपको फर्स्ट डिग्री की टर्म्स मिली हैं, तो दोनों की डिग्रीज में 2 का अंतर हो गया है। तो इस टाइप की आपकी इक्वेशन है। अगर इक्वेशन इस टाइप की हो तो हम जानते हैं कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स fn को 0 के बराबर इक्वेट करने से आ जाता है। तो इस केस में हम f3 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो आपको एसिम्प्टोट्स का जॉइंट इक्वेशन, अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण मिल जाएगा। तो ये देखिए ये जो कर्व था इसकी थर्ड डिग्री की जो टर्म्स थी उनको हमने 0 के बराबर इक्वेट कर दिया है। तो ये आपके पास आ गया जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। अब हमें ऐसा कर्व चाहिए जिसकी एसिम्प्टोट्स यही हो जो कि हमें गिवन कर्व की एसिम्प्टोट्स मिली हैं। तो अब आप देखिए अगर हम कर्व के इक्वेशन को इस तरह से ले लें, ये f3 हमारे पास जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स था, इसमें हम ऐड कर रहे हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो थर्ड डिग्री टर्म्स के बाद सीधे फर्स्ट डिग्री की टर्म्स अगर हम लिख देते हैं तो इस कर्व की इक्वेशन भी fn प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो जाएगी और इसकी एसिम्प्टोट्स f3 इज इक्वल टू 0 से आपको मिलेंगी। तो एसिम्प्टोट्स वही हो जाएंगी जो कि यहाँ पर आपको मिल रही थी। अब ये सही होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो ये देखिए ये जो f3 था यहाँ हमने f3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, कर्व की इक्वेशन में से थर्ड डिग्री टर्म सब्स्टिट्यूट कर दिए, प्लस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपका ऐसा कर्व हो गया विच हैज़ द सेम एसिम्प्टोट्स एज द गिवन कर्व। अब a, b एंड c की वैल्यूज डिटरमिन करने के लिए हम क्वेश्चन में जो फर्दर कंडीशंस दी गई हैं उनको अप्लाई करेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि कर्व आपका टच करना चाहिए y एक्सिस को। y एक्सिस इस कर्व की स्पर्श रेखा होनी चाहिए और ये टच करना चाहिए एट ओरिजिन। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श बिंदु आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु। दूसरी कंडीशन जो हमें दे रखी है कि कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 2। तो ये जो आपका कर्व आया है बिंदु 3, 2 से गुजरना भी चाहिए। अब इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम a, b एंड c की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब ये देखिए जो कर्व का इक्वेशन हमने निकाला था वो यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें a, b, c निकालने के लिए हम कंडीशंस जो क्वेश्चन में दे रखी हैं उन्हें अप्लाई करते हैं। तो पहली कंडीशन ये थी कि y एक्सिस इस कर्व को टच करती है, y एक्सिस इसकी स्पर्श रेखा है। तो अब आप देखिए जो स्पर्श रेखा होती है वो इस कर्व को टच कर रही है, दैट मीन्स जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं वो आपके संपाती या कोइंसिडेंट होने चाहिए।
तभी ये टच करेगी। तो इंटरसेक्शन इसका निकालते हैं y एक्सिस के साथ। y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 से इंटरसेक्शन निकालना है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है इसकी जगह आप 0 पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन आपकी इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु जो है, ये है आपका ओरिजिन। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर स्पर्श बिंदु ये आपका 0 0 है, तो दैट मीन्स यहाँ y इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को। y इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। अब c इज इक्वल टू 0 आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये इक्वेशन रह जाएगी आपकी -6y³ प्लस by इज इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन निकल रहा है, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रूट्स जो आएंगी, एक तो y इज इक्वल टू 0 आएगी जो यहाँ लिखा है, और ये ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है इसको आप 0 के बराबर पुट करेंगे, तो y की दो और वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस √b/6। अब क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो y की दो अलग अलग वैल्यूज होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y की दो अलग अलग वैल्यूज अगर आ गई तो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास अलग अलग आ जाएंगे, जबकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, स्पर्श बिंदु जो होता है, उस पे आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कोइंसाइड करते हैं। तो ये दो वैल्यूज बराबर तभी हो सकती हैं जब b इज इक्वल टू 0 हो। तो b इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया, अदरवाइज टू इक्वल रूट्स विल नॉट बी पॉसिबल फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दो संपाती बिंदु आपको अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे। तो अब आप देखिए c इज इक्वल टू 0 आ चुका है, और यहाँ b इज इक्वल टू 0 भी आ गया है। अब b एंड c को आप 0 सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इसमें सिर्फ एक ही अननोन रह गया है, a। अब a निकालने के लिए आप कंडीशन यूज करिए कि हमें दे रखा है कि जो कर्व है इट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2। ये कर्व बिंदु 3 2 से गुजरता है। अब इस बिंदु से अगर गुजर रहा है तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सब्सटीट्यूट करने पे सिर्फ ये a अननोन रह जाएगा, बाकी क्वांटिटीज आपकी सिंप्लीफाई हो जाएंगी, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप a की वैल्यू निकालेंगे, तो a इज इक्वल टू -1 आ रहा है। अब आप देखिए a, b एंड c तीनों निकल चुके हैं। आप इसको कर्व की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो b एंड c तो ऑलरेडी 0 थे, a इज इक्वल टू -1 और आप सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये आपके रिक्वायर्ड कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उन सभी में आपको कर्व का इक्वेशन दे रखा था, और उसे यूज करते हुए हमें एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकालना था। अब अगला एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें उल्टा है, आपको एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन दे रखा है और उसे यूज करते हुए कर्व का इक्वेशन निकालना है। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose asymptotes are x plus y equal to 1 and x minus y is equal to 1 and which passes through the origin। तो आपको हाइपरबोला मतलब अतिपरवलय का इक्वेशन निकालना है। ऐसा अतिपरवलय जिसकी एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन हमें दिए हुए हैं। पहला एसिम्प्टोट x plus y equal to 1, दूसरा x minus y is equal to 1, और साथ में कंडीशन दे रखी है कि हाइपरबोला ओरिजिन या मूल बिंदु से भी गुजरता है। अब आप देखिए एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन हमें दे रखा है। इन इक्वेशंस में से सारी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आपको मिल जाएगा। ये आपके अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण हो गया। अब इस इक्वेशन में आप इसको लिख सकते हैं, ये x -1 प्लस y है
और ये x माइनस 1 माइनस वाई है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का है। इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हमारे पास आ गया है। अब क्योंकि इक्वेशन हाइपरबोला का निकाला जाना है, तो ज्योमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा कि हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है कि इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला एंड इट्स एसिम्प्टोट्स डिफर बाय अ कांस्टेंट। अतिपरवलय और उसकी जो अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण होता है, उसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म का अंतर होता है। तो अब आप देखिए, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स जो था, इसमें कांस्टेंट टर्म ये वाली थी। हाइपरबोला का जो इक्वेशन होगा, इसमें बाकी की टर्म्स तो एज सच रहेंगी, वही जो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में आएंगी। कांस्टेंट आपका कोई और हो सकता है, तो उस कांस्टेंट को अपन ने ले लिया, मान लीजिए दैट कांस्टेंट इज अल्फा, तो इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आपके हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। अब अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्वेश्चन में दी गई कंडीशन यूज करेंगे कि हाइपरबोला आपको ऐसा निकालना था विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। हाइपरबोला मूल बिंदु से गुजरता है, तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 0, और अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो आपका रिक्वायर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अगला जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें भी हमें एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन दे रखा है और उसे यूज करते हुए कर्व का इक्वेशन निकालना है। तो यह है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वार्टिक कर्व। क्वार्टिक का मतलब फोर्थ डिग्री कर्व, which has x equal to 0, y is equal to 0, y is equal to x and y is equal to minus x as its asymptotes। तो इसके 4 asymptotes हमें दे रखे हैं, साथ में कंडीशन दी हुई है कि which passes through the point AB। तो ये जो आपका क्वार्टिक कर्व निकालना है, ये बिंदु AB से गुजरना चाहिए and which cuts the asymptotes again at 8 points। ये वापस एसिम्प्टोट्स को 8 पॉइंट्स पे कट करना चाहिए, विच लाई ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो 8 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, दे शुड लाई ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला क्वार्टिक कर्व हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि चारों एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन हमें दे रखा है, इन सबको मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण ये चारों एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से आ गया है। अब जो क्वार्टिक कर्व हमें निकालना है, उसके इक्वेशन को हम मान लेते हैं s इज इक्वल टू 0, और ये जो जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हमने ऊपर निकाला है, इसको हम डिनोट करेंगे s डैश इज इक्वल टू 0 से। अब s इज इक्वल टू 0 एंड s डैश इज इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से गुजरने वाला कर्व होता है s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0। क्योंकि 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें दे रखा है कि इस कर्व पे सिचुएटेड होने चाहिए, तो इंटरसेक्शन से गुजरने वाला कर्व ये है, इसलिए s प्लस लैम्डा s डैश को हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाली जो इक्वेशन थी, इसमें हमने ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र किया है, तो s प्लस लैम्डा s डैश इसके बराबर हो गया है। अब हमें कर्व का इक्वेशन निकालना है जो कि s इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो इस इक्वेशन में से आप s को अलग कर लीजिए और बाकी की टर्म्स राइट हैंड साइड पे ले लीजिए। s डैश जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स था, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए s डैश की, तो ये आपके पास
इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। कर्व जो आपका रिक्वायर्ड कर्व है दैट इज s इज इक्वल टू 0। ये s की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो कर्व हो जाएगा ये s, इसको आप 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए, तो ये आपका रिक्वायर्ड कर्व हो जाएगा जिसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें जो अननोन क्वांटिटी है वो लैम्डा है, तो लैम्डा निकालने के लिए अब हम इक्वेशन में दी हुई कंडीशन को यूज़ करेंगे कि ये जो कर्व है ये ए बी पॉइंट से गुजरता है। अब ये देखिए ये कर्व का इक्वेशन वापस लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप कंडीशन लगाइए कि ये कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी, बिंदु ए बी से ये कर्व गुजरता है, तो x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी, ये ऊपर दी हुई इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो अब अननोन क्वांटिटी लैम्डा रह गई है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये लैम्डा आपके पास निकल चुका है, इस लैम्डा को अब हम इस इक्वेशन में यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप ये लैम्डा सब्सटीट्यूट कर दिया, इसको आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये आपका जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कर्व। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेके, तो ये आपका रिक्वायर्ड कर्व आ गया है। This ends our discussion on intersection of a curve and its asymptotes. Thank you for watching.